यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद उपाध्याय आप लोगों के समक्ष पैदागाजी से संबंधित एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ। एक टॉपिक है जो सी टेट, यूपी टेट या अन्य राज्यों के टेट में पूछा जाता है। वान हीले के ज्यामितीय स्तर, वान हीले लेवल्स। यहाँ पर वान हीले ने ज्योमेट्री से संबंधित बच्चों के ऊपर प्रयोग किया है कि बच्चों का क्या क्या लेवल है, किस तरह से लेवल है। तो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए हैं। तो वान हीले ने जो ज्योमेट्री से संबंधित कुछ लेवल बताए हैं उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को भी, जो अब तक जो पूछा गया उसको भी मैं आप लोगों के सामने बता दे रहा हूँ। वान हीले का लेवल फर्स्ट जो जीरो लेवल से दिखाया जाता है। वास्तव में वान हीले के ज्योमेट्री स्तर जो 5 भागों में बांटा है। पहले भाग को जीरो लेवल दिखाया गया है विजुअलाइजेशन अर्थात चक्षुषीकरण, अन्य दिखावट अन्य दर्शन के आधार पर। रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिक फिगर बाय देयर द शेप, जैसे कि यहाँ 3 शेप दिया है, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। तो शुरू शुरू में बच्चा जो है इन चित्रों को पहचानता है, तो जिसे हम विजुअलाइजेशन यानी जीरो लेवल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आकृतियों की पहचान, तुलना, छँटनी करते हैं। बच्चे ज्यामितीय आंकड़ों को त्रिकोण, वृत्त या वर्ग के प्रोटोटाइप की पहचान करते हैं। केवल पहचान करते हैं ये क्या है, वास्तव में उसका रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए इसको हम जीरो लेवल में वान हीले ने दिया है। नेक्स्ट है सेकंड, जो कि लेवल 1 के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा लेवल तो आपको जीरो लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल के ही नाम में वर्णन करना पड़ेगा। तो लेवल फर्स्ट है एनालिसिस डिस्क्रिप्शन, वर्णनात्मक स्तर यानी विश्लेषण। बच्चा जो है चित्रों को देख करके विश्लेषण करना सीखता है। प्यूपिल्स स्टार्ट एनालाइजिंग एंड नेमिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। अपने गुणों या वस्तुओं के गुणों या घटकों द्वारा आंकड़े पहचानते हैं, अर्थात बच्चों ने गुणों के रूप में उनका विश्लेषण करना सीखता है। यह लेवल 1 के नाम में जाना जाता है। तीसरा है लेवल 2 अब्स्ट्रक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, अमूर्तता यानी औपचारिक निगमन, सारांश स्तर। अर्थात ये जो 3-4 शब्द मैंने लिखा है, अब्स्ट्रक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, अमूर्तता यानी औपचारिक, तो यह सारांश स्तर। तो इन्हीं शब्दों को ध्यान में रख करके हम रिकॉग्नाइज करेंगे यानी इसमें अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, या हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन जो पूछा किस लेवल का है। प्यूपिल परसीव रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड फिगर्स, दे क्रिएट मीनिंगफुल डिफिनीशंस, दे कैन ड्रा लॉजिकल मैप एंड डायग्राम्स। अर्थात बच्चा जो है फिगर को देख करके उसकी प्रॉपर्टीज को वर्णन करता है और उन मीनिंगफुल डिफिनीशन ग्रहण करता है, बनाता है, यानी गुणों के न्यूनतम संग्रह का उपयोग करके आकृतियों को परिभाषित करता है। ये लेवल 2 पर के नाम से जाना जाता है। लेवल 3 जो चौथा नंबर का है फॉर्मल रिडक्शन, औपचारिक निगमन अर्थात कटौती। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड ने जो है ज्योमेट्री से संबंधित कुछ नियम को बताया था, उसी नियम को बच्चा जब मान लेता है उसे हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जैसे उन्होंने बताया था एग्जाम थ्योरम्स, अर्थात छात्र स्वयं सिद्धों और प्रमेयों की भूमिका को समझता है। यानी औपचारिक प्रमाणम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। यानी औपचारिक प्रमाण की प्रणाली को संयोजित करना सीख जाता है। वे अभी तक गैर यूक्लिडियन ज्योमेट्री की कल्पना नहीं कर पाता, अर्थात जो थाट दिया गया उसी को मान लेता है, उसमें अपना एनालिसिस नहीं कर पाता। तो ये बच्चा का जो है तीसरा लेवल के नाम से जाना जाता है। लेवल 4 जो 5वां नंबर पर है यानी अंतिम नंबर पर है रेगर, दृढ़ता अथवा कठोरता स्तर। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट डिफिनीशंस आर arbitrary and need not actually refer to any contract realization। अर्थात बच्चा जो है इस स्तर पर आता है जो ज्यामिति को एक गणितज्ञ के स्तर पर समझता है। शिक्षार्थी स्वयं सिद्ध प्रणालियों की तुलना करता है और गैर यूक्लिडियन ज्यामिति का अध्ययन समझ
के करता है, अर्थात वह यूक्लिड की ज्योमेट्री को थॉट को बना करके अपना उसमें भी थॉट एनालिसिस कर सकता है और उसको सिद्ध कर सकता है। इस तरह से वान हीले ने जो है 5 लेवल में बांटा है, जो कि चौथा अंतिम लेवल है, दृढ़ता के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है आप लोगों के समक्ष में दे रहा हूँ। प्रश्न, कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दिया गया है। कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वान हीले के किस स्तर पर हैं? इसे एक बार पढ़ देता हूँ। स्तर 0 मानसिक चित्रण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर। तो वास्तव में ये प्रश्न जो है गुणधर्म के आधार पर पूछ रहा है कि गुणधर्म का आधार है लेकिन प्रमाण नहीं है, तो वान हीले के किस स्तर पर है? जैसा कि विकल्प में 0 मानसिक चित्रण अर्थात दिखावट के आधार पर होता है, स्तर 1 विश्लेषण के आधार पर होता है, स्तर 2 अनौपचारिक होता है, तीसरा औपचारिक निगमन होता है। तो यहाँ पर गुणधर्म जो है आपका विश्लेषण यानी स्तर 1 पर आधारित है, अतः आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वान हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे वान हीले के किस स्तर पर हैं? तो जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 औपचारिक निगमन, स्तर 3 अनौपचारिक निगमन, फिर से बताता हूँ, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन, स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो जैसा कि दिखावट के आधार पर जब देखा जाता है, केवल बच्चा केवल देख करके आकृतियों को पहचानता है, उसको और विश्लेषण वगैरह नहीं कर पाता है और गुणधर्म के बारे में नहीं जानता है, तो उस कंडीशन में बच्चा जो है मानसिक चित्रण अर्थात 0 लेवल पर होता है। यहाँ पर दिखावट शब्दों के लिए अनुसार होगा। अगला प्रश्न है, वान हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। चक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, रेगड़ यानी दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज चित्र दिए गए हैं, जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, पंचभुज। इस तरह से फिगर दिए गए हैं जिसमें यह पूछ रहा है कि आगे वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों की वर्गित करता है, यानी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गित करता है। यह बच्चा वान हीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है? तो आपका औपचारिक निगमन, विश्लेषण, चक्षुषीकरण, अनौपचारिक निगमन। तो भुजाओं की संख्याओं के आधार पर अर्थात भुजाओं को देख करके जब वर्गीकरण करता है अर्थात देखकर वर्गीकरण करता है, अतः बच्चा जो चक्षुषीकरण के लेवल पर होगा, जिसे 0 लेवल के नाम से जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वान हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वान हीले लेवल्स रिफर टू द स्टेज इन डेवलपमेंट, प्लेस वैल्यू, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, फ्रैक्शंस, नंबर कंसेप्ट यानी स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न या संख्याओं की संकल्पना। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया, वान हीले के ज्यामितीय स्तर यानी ज्योमेट्रिक थिंकिंग शुरू में ही हेडिंग ही है, अतः यह सीटेट 2019 अर्थात इसका एग्जाम जनवरी 2020 में हुआ था। ये प्रश्न वान हीले से संबंधित है, तो इसका आंसर ज्यामितीय चिंतन होगा। जिस तरह से यहाँ पर जितने प्रश्न ज्यामिति से हुआ, ज्योमेट्री से, वान हीले से 3-4 क्वेश्चन जो मैंने कि बताया, आप लोगों के समक्ष कुछ और प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में यानी पूर्णांक संख्याओं को बाइनरी में बदलना तथा बाइनरी से डेसिमल अर्थात पूर्णांक संख्याओं में बदलना से संबंधित एक प्रश्न 2019 वाला अर्थात जनवरी 2020 में आया हुआ था। उस प्रश्न से संबंधित एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप लोग को समझ लीजिए, थोड़ा सा फिर आगे बताते हैं। पहले हम आपको जो प्रश्न पूछा गया है बाइनरी को डेसिमल में बदलना यानी पूर्णांक संख्या में बदलना, पहले उसको मैं बता देता हूँ, फिर डेसिमल को बाइनरी में बदलना फिर बता देता हूँ।
बाइनरी को डेसिमल में बदलना, कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी अंक को डेसिमल में बदलने के लिए उसके अंकों के समान मान को स्थानीय मान से गुणा कर उन्हें जोड़ दिया जाता है। अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो अंक होते हैं, जो 0 और 1। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरफाई करना चाहूँगा कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिसे न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है, इसका खोज इंडिया का है। जो भारतीय इंडियन इसे खोजा था। अगर हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मशीनरी कोई नंबर है तो वह 0 और 1 है। अगर 0, 1 नहीं होता तो कंप्यूटर का आविष्कार इस समय नहीं होता। तो यह जो है इंडिया का महान योगदान है। अतः यह 0 और 1 में बाइनरी को बदला जाता है। तो यह वास्तव में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यह गणित के भाग में आया है, इसलिए मुझे इसको क्लियरफाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो अंक होते हैं, जो 0 और 1 होते हैं। प्रत्येक संख्या का मान इस नंबर सिस्टम में या तो 0 या तो 1 के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही अंक होते हैं। एक क्वेश्चन के अनुसार एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 10101 ब्रेक यहाँ लिखा है 2 को डेसिमल में बदलें, अर्थात पूर्णांक में बदलें, तो संख्या 1011 है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान को हम 2 के घातों में लिख देते हैं। अर्थात पहला अंक रहेगा तो यहाँ तुम 1 इंटू 0 2 पे पावर 0 इसी क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 अंक है। तो हम यहाँ पहले वाले अंक को शुरू करते हैं, अर्थात लेफ्ट साइड से। तो इस 1 को यहाँ लिखेंगे और इसके पहले कितने अंक हैं? 1 2 3 4, अर्थात 1 गुणे 2 पे घात 4 प्लस। अब यहाँ 0 है तो 0 गुणे इस 0 से पहले कितने अंक है? 1 2 3, अर्थात 0 गुणे 2 पे घात 3 प्लस 1 है तीसरे स्थान पर, तो इसके पहले 2 अंक है तो 1 2, अर्थात इस 1 को लिखेंगे इस 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 पे घात 2, क्योंकि इस 1 के पहले 2 अंक है। अब 0 को लिखना होगा जो दाहिनी प्लेस पे है, अर्थात 0 गुणे 2 पे घात 1 प्लस 1 गुणे 2 पे घात 2, सॉरी 2 पे घात 0। हम इसको 2 को 1 गुणे जब हम 2 को घात 4 लिखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, अर्थात 2 पे घात अगर 4 है तो इसका वैल्यू 16 हो जाएगा। यहाँ 0 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 1 गुणे 2 पे घात 2 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 0 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 1 गुणे 1 हो जाएगा। जैसा आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे किसी भी नंबर पे पावर होता है एक्सपोनेंट से संबंधित होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ये आइडेंटिटी एक्सपोनेंट का है, यह ध्यान रखिएगा। या चाहे x हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे 5 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 रखते हैं। तब यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, 16 में 1 गुणा करेंगे, 16 8, यहाँ 16 हो जाएगा प्लस यहाँ 0 हो जाएगा प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पुनः 0 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। तो 16 4 20 1 21, इसका पूर्णांक में जब बदलेंगे ना डेसिमल बदलेंगे, इसका वैल्यू 21 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो 2019 सीटेट में, अर्थात जिसका एग्जाम जनवरी 2020 में हुआ था, वो प्रश्न आपके समक्ष है। 11011 ब्रैकेट क्लोज 2 बराबर डैश 10 है तो रिक्त स्थान की क्या संख्या होगा? जिसको इंग्लिश में दिया हुआ है, इफ 110112 equal to 10, then the numbers of the blank space is 27 30 33 22। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सिस्टम बताया है 110112, तो हम यहाँ पर लास्ट पहले वन लेफ्ट से पहला नंबर 1 को लिखेंगे तो इसके पहले कितने अंक है? 1 2 3 4, अर्थात 1 गुणे 2 पे पावर 4 लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्लस यहाँ दूसरा अंक, अर्थात 1 गुणे इसके पहले 1 2 3 अंक है, अर्थात 1 गुणे 2 पे घात 3 रखेंगे, प्लस 0 0 के पहले 2 अंक है, अर्थात 2 पे घात 2 रखेंगे, प्लस 1 यानी इकाई से दहाई संख्या में दूसरा स्थान पर है, अर्थात इसके पहले 1 2 है, तो 1 गुणे 2 पे घात 1 प्लस 1 गुणे 2 पे घात 0, तो इसको हम रखेंगे। तो यहाँ 1 गुणे 2 पे घात 4 रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, फिर से मैं लिख देता हूँ 2 2 के पावर 4
टू टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, अर्थात इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी। यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 16 8 24 प्लस 2 26 1 27, अतः आंसर 27 हो जाएगा। थोड़ा आप लोगों के समक्ष ये तो मैंने बाइनरी से पूर्णांक में यानी डेसिमल में बदला। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं को पूर्णांक को पुनः बाइनरी में कैसे बदलते हैं, इसका सिस्टम आप लोग को एक क्वेश्चन करके आप लोग को बता दे रहा हूँ। डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से भाग देते हैं, अर्थात फिर इसके भागफल को कोसेंट को पुनः 2 से भाग देते हैं। यह भागफल तब तक देते रहते हैं, डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक कि कोसेंट 1 या 0 न हो जाए। इन बाइनरी नंबर्स को नीचे से पढ़ते हैं और या फिर लिखते हैं। जैसे 37 को बाइनरी संख्या में बदलना है तो हम 37 को पहले 2 में भाग देंगे, तो जबकि हम 37 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, आपका यहाँ ये 17 आ गया, 2 8 16, एक शेष बचेगा। तो एक जो शेष बचेगा इसको हम यहाँ रख देंगे। आज जो हमारा क्वोशंट आया है यानी भागफल आया है तो 37 के नीचे रखेंगे। तो यह प्रक्रिया को तब तक जारी करेंगे जब तक कि आपका भागफल यानी क्वोशंट 0 ना आ जाए। अर्थात ये 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया, यहाँ 0 आ जाएगा। शेषफल 0 होगा तो यहाँ शेषफल लिखेंगे। पुनः 9 में 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, 4 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 1 बचेगा तो यहाँ 1 रख देंगे। पुनः 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बार टाइम जाएगा और यहाँ फिर 0 रख देंगे। यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा तो 0 रखेंगे, अगर 1 बचेगा तो 1 रखेंगे। यहाँ 2 में पुनः 2 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा अर्थात 0 आएगा। अब यहाँ 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्वोशंट 0 आएगा। इसलिए बताया कि प्रक्रिया को तब तक जारी करते हैं जब तक कि क्वोशंट 0 ना आ जाए। अर्थात इस 1 में 2 का भाग देंगे तो जो 0 टाइम जाएगा ये शेषफल को यहाँ रख देंगे। अब नीचे से ऊपर को लिखते हैं, अर्थात हम लिखेंगे 1 0 0 1 0 1, जो ये 1 0 0 1 0 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 37 को बाइनरी में बदलेंगे तो आपका ये आपका बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो आप इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन और मैं आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको भी ध्यान से देख लें। सीटेट 2018 का एक क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन। प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि, रिपोर्टिंग और उसका संचार। इससे 4 ठो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वास्तव में शिक्षण सूत्र से संबंधित है। आप लोग के समक्ष एक मैं शिक्षण सूत्र दिखा रहा हूँ, इसके बाद इस प्रश्न को आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता डी एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता डी एलन है, जो 1963 में इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। माइक्रो टीचिंग इज द स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर्स। अब यहाँ आप लोग के समक्ष एक चक्र है, यहाँ सूक्ष्म शिक्षण का चक्र के नाम से जाना जाता है, साइकिल ऑफ द माइक्रो टीचिंग। पहले पाठ योजना बनाते हैं, टीचर जो है पहले पाठ योजना बनाता है, फिर टीचिंग करता है, उसके बाद फीडबैक चेक करता है, फीडबैक चेक करने के बाद पुनः जो है पाठ योजना बनाता है, पुनः पाठ योजना निर्माण एंड री-लेसन प्लानिंग एंड अगेन टीचिंग एंड पुनः शिक्षण कार्य करता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि रिपोर्ट यानी री फीडबैक चेक करता है और पुनः पाठ योजना बनाता है। इस तरह से आपका सर्किल चलता रहता है। इस सर्किल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन सा आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है अधिगम का आकलन, पहले योजना बनाना, अर्थात हम पहले योजना बनाएंगे, अर्थात विकल्प 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए में 2 दिया है और डी में दिया है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है एकीकृत आकलन, अर्थात शिक्षण अधिगम का एकीकृत आकलन करना, अर्थात हमको पढ़ाना, उसके पढ़ाने के टीचिंग को हमें एकीकार करना होता है। इसके बाद फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देखना होता है। आप फीडबैक के बाद प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग किया जाता है, अर्थात आपका विकल्प 1 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण हेतु निर्धारित समय अंतराल कितना है।
तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित निर्धारित आंकड़ा सूक्ष्म शिक्षण हेतु निर्धारित समय अंतराल 36 मिनट का रखा गया है, लेकिन वह अमेरिका में इसे 45 मिनट का रखा गया है। तो इस तरह से अगर प्रश्न बन सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण निर्धारित समय अंतराल क्या है, तो आपका 36 मिनट है। आप लोग को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने वान हिले से संबंधित कुछ प्रश्न और लेबल बताया, एक क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण का बताया, और अगला वीडियो मेरा जो है पियाजे से संबंधित योजना होगा, अर्थात पियाजों से संबंधित प्रश्न और उनके बारे में होगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलेंगे। हमें उम्मीद है, आई होप कि आप लोग जो है बेटर प्रदर्शन करेंगे और आप लोगों का अच्छा से यहाँ का सीटेट जो 31 जनवरी 2021 को होना है, और आप लोगों का इसमें से बहुत सारे आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद। अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक और ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।